हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, और बताइए कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपनों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। अब ऐसा कहने की ज्यादा जरूरत इसलिए लगी क्योंकि आज के टाइम में वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लगता है हमें हमेशा ही अवेयर रहने की जरूरत है। हर टाइम अलर्ट और सावधान रहो, और एक दूसरे को भी याद दिलाना जरूरी है कि जरा ध्यान रखिए, क्योंकि ये तो एक चेन है। मतलब हमने कितना भी ध्यान रखा हो, लेकिन हमारे आसपास वालों ने ध्यान नहीं रखा, चाहे वो पड़ोसी हो या कोई और, तो अंत पंत वो हम तक तो पहुंचने ही वाला है। इसीलिए मैंने पूछा। वैसे आज भी हम ऐसी ही एक डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपना बहुत डरावना रूप दिखाया है, और इससे इन्फेक्ट होने वालों में से लगभग 90% लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं बात कर रही हूँ वायरस जनरेटेड डिजीज इबोला की। ये एक बहुत ही रेयर डिजीज है जो जायर इबोला वायरस से होती है। ये डिजीज यूं तो फीवर और डायरिया जैसे सिम्टम्स ही शो करती है, लेकिन कभी जब बॉडी के अंदर और बाहर ब्लीडिंग का रीजन बन जाती है तो ऑर्गन्स को डैमेज भी कर देती है। ऐसे में आप ये तो जान ही गए हैं कि इबोला एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। इस डिजीज को पहले इबोला हेमोग्राफिक फीवर भी कहा जाता था, लेकिन अब इसे इबोला वायरस के नाम से ही जाना जाता है। ये डिजीज वाइल्ड एनिमल से ट्रांसमिट होकर ह्यूमंस में आई और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से स्प्रेड होने लगी। मोस्टली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये डिजीज देखने को मिलती है, जो ह्यूमंस के अलावा मंकी, गोरिल्ला और चिंपैंजी को अफेक्ट करती है। इबोला वायरस को सबसे पहले साल 1976 में यानी 1976 में इबोला रिवर के नजदीक डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसे इबोला नाम दिया गया। और उसके बाद से ये वायरस अलग अलग टाइम पर ह्यूमंस को अफेक्ट कर रहा है और बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज में इसका प्रकोप देखा गया है। और जब साल 2014 से 2016 की ड्यूरेशन में वेस्ट अफ्रीका में इबोला आउटब्रेक हुआ तो ये कुछ हफ्तों में ही तेजी से स्प्रेड होने लगा, और कुछ महीनों में तो ये ग्लोबल एपिडेमिक बन गया। अफ्रीकन कंट्रीज में इबोला के ज्यादा स्प्रेड होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, फॉरेस्ट एरियाज पर अतिक्रमण और वाइल्ड लाइफ से डायरेक्ट इंटरैक्शन। ये वायरस आया कहां से, ये अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं चल पाया है, लेकिन उनके अनुसार ये वायरस एनिमल बॉर्न है, जिसके सोर्स बैट्स या नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, एप्स और मंकीज हो सकते हैं। इन्फेक्टेड एनिमल्स इस वायरस को कैरी करते हैं और इसे दूसरे एनिमल्स जैसे एप्स, मंकी और ह्यूमंस तक में ट्रांसमिट कर देते हैं। इबोला क्या है, किससे होता है और ये कहां से आया, इसके बारे में तो हमने जान लिया। इसलिए अब आगे हमें जानना चाहिए कि इबोला स्प्रेड कैसे होता है। तो इबोला कोल्स, इन्फ्लुएंजा और मीजल्स जैसे मोस्ट कॉमन वायरसेस जितना संक्रामक नहीं है। ये मंकी, चिंपैंजी या फ्रूट बैट की स्किन या बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से लोगों में स्प्रेड होता है, और उसके बाद आईज, नोज और माउथ के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता जाता है। बॉडी फ्लूइड्स में यूरिन, सलाइवा, स्वेट, बॉडी वेस्ट, वॉमिट, ब्रेस्ट मिल्क और सीमन आते हैं। इबोला से अफेक्टेड पर्सन के कपड़े, बेड, नीडल्स और मेडिकल इक्विपमेंट भी बॉडी फ्लूइड से कंटेमिनेटेड होते हैं, इसलिए ये भी दूसरे पर्सन को बीमार बना सकते हैं। ब्रोकन स्किन में भी वायरस आसानी से एंटर हो सकता है। कंटेमिनेटेड नीडल्स और सर्फेसेस को टच करने से भी इबोला का इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से जो इबोला से इन्फेक्टेड है या जिसने इस बीमारी से रिकवर कर लिया है, उससे भी इबोला ट्रांसमिट हो सकता है। ये वायरस ड्राई सर्फेसेस जैसे डोर नॉब्स और काउंटर टॉप्स पर कई घंटों तक सरवाइव कर सकता है। रूम टेम्परेचर पर बॉडी फ्लूइड्स में ये वायरस कई दिनों तक सरवाइव कर सकता है, इसलिए क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बीमार पर्सन की देखभाल करने वाले पर्सन को भी ये हो सकता है, और इस बीमारी से मरने वाले किसी पर्सन को बरी करने वाले पर्सन को भी ये वायरस अपनी चपेट में ले सकता है। इबोला पेशेंट्स के क्लोज कांटेक्ट में रहने वाले हेल्थ वर्कर्स और फैमिली एंड दोस्तों में इस इन्फेक्शन के चांसेस हाई होते हैं। इबोला स्प्रेड को लेकर के कुछ कंफ्यूजन्स भी अक्सर हो जाते हैं, इसलिए ये भी जानते हैं इबोला वाटर, एयर और फूड से ट्रांसमिट नहीं होता है। और हाँ, ऐसा कोई भी इंसान इस डिजीज को ट्रांसमिट नहीं कर सकता जिसे इबोला तो है लेकिन कोई सिम्टम नहीं है। मस्किटोज और अदर इंसेक्ट्स इस डिजीज को स्प्रेड नहीं करते। हाँ, लेकिन ऐसे वाइल्ड एनिमल मीट की हैंडलिंग और कंजप्शन से इबोला इन्फेक्शन हो सकता है जो इबोला से इन्फेक्टेड हो। और अब जानते हैं इबोला डिजीज के सिम्टम्स के बारे में। इस वायरस के कांटेक्ट में आने के बाद इसके सिम्टम्स 2 से 21 दिनों के बीच कभी भी दिखाई दे सकते हैं, जो अक्सर एवरेज 8 से 10 दिनों में नजर आ सकते हैं। इसके ये सिम्टम्स होते हैं: हेडेक, हाई फीवर, भूख की कमी, पेट दर्द, कमजोरी, जॉइंट और मसल पेन और गले में खराश।
और जैसे जैसे ये डिजीज कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, आईज, ईयर्स और नोज में ब्लीडिंग शुरू कर देती है और बॉडी के अंदर भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को वॉमिट में भी ब्लड आ जाता है। तो ये एक रेयर डिजीज है, लेकिन खतरनाक और जानलेवा जरूर है। इससे रिकवरी के लिए पेशेंट का गुड इम्यून रिस्पांस मिलना जरूरी है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इबोला डिजीज का डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो इबोला इन्फेक्शन के जस्ट बाद आने वाले सिम्टम्स के बेस पर इस डिजीज को डायग्नोस करना आसान नहीं होता है, क्योंकि फीवर, हेडेक और वीकनेस इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं समझे जा सकते। और फिर ये सिम्टम्स तो मलेरिया और टाइफाइड फीवर में भी नजर आते हैं। इसलिए इबोला डायग्नोस के लिए इबोला के कई सिम्टम्स एक साथ होने चाहिए और अफेक्टेड पर्सन का इबोला एक्सपोजर भी होना चाहिए। यानी या तो वो पेशेंट ऐसे किसी पर्सन के कांटेक्ट में आया हो जो इबोला से इन्फेक्टेड हो, या जिसकी डेथ इबोला से हुई हो, या उसने ऐसे सिक पर्सन के कंटेमिनेटेड सामानों को टच किया हो। अगर ऐसा हुआ हो तो इबोला को डायग्नोस करना पॉसिबल हो पाता है और ऐसे पर्सन के ब्लड सैंपल्स लेकर के इन्फेक्शन को कंफर्म किया जाता है। पीसीआर यानी पॉलीमर्स चेन रिएक्शन इसके लिए यूज होने वाले मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक मेथड्स में से एक है और क्योंकि ये इबोला वायरस के लो लेवल्स को भी डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए डॉक्टर को सिम्टम्स रिलेटेड सारी बातें आपको जरूर से बतानी चाहिए ताकि सही से डायग्नोस हो सके। और इबोला इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी लगने पर इन्फेक्टेड पर्सन को तुरंत आइसोलेट हो जाना चाहिए ताकि उसके फैमिली मेंबर्स सेफ बने रहे। डायग्नोसिस के बाद पर्टिकुलर एंटीबॉडीज के जरिए इलाज किया जाता है। इबोला अफेक्टेड एरियाज में इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है। अब जानते हैं प्रिवेंशन के बारे में। तो इबोला वायरस वाले एरियाज में रहते हुए या ट्रैवल करते हुए इन सारी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इबोला इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आना अवॉइड करना चाहिए। साथ ही सिक पर्सन के सामानों के कांटेक्ट में भी नहीं आना चाहिए। बैट्स, मंकी और चिंपैंजी के ब्लड और फ्लूइड से भी बचना चाहिए और इनके मीट से भी। इबोला आउटब्रेक एरिया में ट्रैवल करके घर लौटने वाले लोगों को अगले 21 दिन तक अपनी हेल्थ को मॉनिटर करना चाहिए और अगर इबोला के सिम्टम्स नजर आए तो तुरंत मेडिकल केयर लेनी चाहिए ताकि आप भी सुरक्षित बने रहें और आपके अपने भी। तो दोस्तों, इस तरह अब आप जान चुके हैं कि इबोला वायरस डिजीज क्या है, ये कहाँ, क्यों और कैसे होती है, कैसे इसका डायग्नोस होता है और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। तो फिर इन सारी बातों का ध्यान रखिए, लेकिन एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि हम अकेले अपना ध्यान रख करके कुछ नहीं कर सकते, हमें बाकी लोगों को भी बताना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला काम, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। हमारी टीम की मेहनत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर, मोटिवेशन मिलता है और ऐसी जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए। कोई सवाल है तो वो भी लिख सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।